मित्रों नमस्कार। आज हम युवा कवि जो हम सबके प्रिय हैं और लगातार विगत एक दशक से लिख रहे हैं, श्री प्रेम नंदन जी के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। प्रेम नंदन जी मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं और संभवतः इस लेखन के क्षेत्र में मेरे आने से पहले से ही वो लिख रहे थे। प्रेमनंदन जी में सबसे बड़ी बात थी, मैंने उनके लेखक को जो मैंने विकसित होते देखा है कि उनकी सबसे बड़ी खास बात थी कि वो आरंभ से ही यह जानते थे कि मेरा पक्ष क्या है। बहुत से लोग होते हैं कि पहले साहित्य का अध्ययन करते हैं, साहित्य की रीत की जानकारी करते हैं, परंपरा की जानकारी करते हैं, फिर उन्हें ये बोध होता है कि जो वास्तविक कविता होती है वो क्या होता है, जो साहित्य होता है वो क्या होता है, और जो बाजार में जो ला कर के बेचा जाता है, जो लोकप्रिय होता है वो क्या होता है। असली चीज़ होता है, वास्तविक चीज़ होता है कि जो हर पाठक नहीं होता है। हमें कविता की पहचान करना जरूरी है कि वास्तविक साहित्य क्या है और असाहित्य क्या है। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ें जो आदमी के ऐन्द्रिकता से जुड़ी हुई हैं, भोग विलास से जुड़ी हुई हैं, या समाज में जो एक विकृत विचारधारा के रूप में जो आदमी को पथभ्रष्ट कर सकते हैं, ऐसा साहित्य जो आदमी को विकासवादी चेतना, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदमियत से अलग करके स्वार्थ, सांप्रदायिकता, जातिवाद और संकुचित भावनाओं का, आदतों का और उसकी चरित्र का सृजन करे, तो वो साहित्य नहीं होता है। ऐसे साहित्य का हम लोगों को विरोध करना चाहिए। ऐसा साहित्य, फिर उसकी परंपरा जो हमारी हिंदी की शानदार परंपरा रही है, वो बहुत एक दो दिन में हम लोगों ने अर्जित नहीं किया। उसके लिए उसके लिए सैकड़ों साल लग गए, 200-300 साल लग गए। कभी हिंदी साहित्य दरबारों में था, वहाँ से निकला तो महात्माओं की कुटीरों में आ गया, उसके बाद आया तो पुनः दरबार में पहुँच गया, उसके बाद वहाँ से छूटा तो कहीं कल्पनाओं में खो गया। इस देश में राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, उस वक्त वो एक रुदनगान गा रहे थे। यह कहा जाए कि गद्य में भी कहीं न कहीं वो गद्य में, कविता में भी अंग्रेजी शासन के प्रतिरोध में भी रहा। तो साहित्य का जो आज रूप है और जो साहित्य के मूल्य है, सरोकार है, हमने बहुत बड़ी परंपरा के द्वारा पाए। इसे साधारणतया खत्म नहीं किया जा सकता। ये साहित्य के सरोकार है। इन सरोकारों को लेकर के, जो बुनियादी सरोकार हैं साहित्य के, उनको लेकर के जो लिखा जाता है, जो हमारे सरोकार हैं, उसका जो मुख्य उद्घोष है कि हमारी जो पक्षधरता है, जो लेखक की पक्षधरता है, वो जन के प्रति है, लोक के प्रति है। जन और लोक में बहुधा कोई अंतर नहीं है। जन वो भाग होता है लोक का जो शिक्षित होता है। तो हमारी जो पक्षधरता है वो आदमी के प्रति है। तो जाहिर है जब लेखक की पक्षधरता है, आदमी के प्रति है, मनुष्य के प्रति है, तो मनुष्य के प्रति ही वो साहित्य लिखेगा। वो किसी एक जाति, विशेष धर्म या विशेष किसी कोट या विकृति के लिए नहीं लिखेगा। वो चीज़ जो जनता का हित करे, जनता का कल्याण करे, वही साहित्य कहा जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा कि सुरसरी सम सब कर हित होई, तो ये इसी परंपरा का, इसी सरोकार का द्योतक है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई प्रेम नंदन जी की जो कविताएं हैं, उनका जो लेखन है, वो आरंभ से ही उनको ये पता था कि साहित्य के बुनियादी सरोकार क्या हैं और एक लेखक साहित्य क्यों लिखता है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि लेखक क्यों लिखता है और क्या लिखता है। क्यों लिखता है? वो अपने आनंद के लिए नहीं लिखता,
वो एक सार्थक हस्तक्षेप के लिए लिखता है, क्योंकि वो समाज में रहता है, समाज को देखता है, समाज को परखता है, और उसके परखने के बाद उसे जो कुछ प्रतीत होता है कि समाज में कहाँ पर विसंगति है, कहाँ पर अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था को और एक प्रकार की जो आम आदमी के दुखों का जो कारण है, पीड़ा का जो कारण है, उनके खिलाफ वो, या ऐसी ताकतों के विरुद्ध जो ऐसी चीज़ों को जनता के विरुद्ध व्यवस्था रच रहे हैं, या जो जनता के जो खिलाफ खड़े हैं, उनके विरुद्ध वो एक हस्तक्षेप करता है लिख करके। वो सत्ता के खिलाफ होता है, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ जो जनता के खिलाफ होती हैं, जन संस्कृति के खिलाफ होती हैं, जनता की शोषक होती हैं, और उसकी व्यवस्था और उसकी संस्कृति में जो काबिज होना चाहती हैं, अधिकतर वो सत्ता के सन्निकट होती हैं। तो स्वभावता है कि लेखक सत्ता का विरोधी होता है। ये चीज़ मैंने प्रेमनंदन जी में देखी कि वो आरंभ से ही जनवादी थी। कार्ल मार्क्स का भी उन्होंने अध्ययन किया, लेनिन की का भी उन्होंने अध्ययन किया। ये कहा जाए तो आरंभ से ही वो लोग धर्मी थे, वैचारिक रूप से परिपक्व थे। थोड़ा बहुत लिखते थे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखते थे, पर लेकिन लिखते लिखते उनकी परिपक्वता बिल्कुल सामने आई लगभग 2017-18 के आसपास। प्रेमनंदन जी का पहला कविता संग्रह यही तो चाहते हैं वे, ये 2017-18 के दौर में ही प्रकाशित हुआ, और इसमें उनकी वो सारी कविताएं थीं जो उन्होंने आरंभ से लिखा था। एक तो अध्येता है, बहुत अध्ययन करते हैं, किसी भी और विशेष करके हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं। आलोचना हो, कहानी हो, उपन्यास हो, आत्मकथा हो, संस्मरण हो, कोई भी चीज़ हो, प्रेमनंदन के वो अध्ययन के दायरे से वो अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कवि हैं तो केवल कविता ही पढ़ते हैं, कविता ही लिखते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो लिखते तो केवल कविता हैं, कभी कभार आलोचना भी लिखते हैं, पर लेकिन वो अध्ययन के दायरे में उनका पूरा साहित्य होता है। और केवल साहित्य ही नहीं होता है, जो हमारी विचारधारा का साहित्य होता है, जो पार्टी साहित्य होता है, उसका भी वो बहुत बड़े अध्येता रहे प्रेमनंदन जी, और लगातार अभी तक वो अध्ययन करते रहते। उनके घर जाइए तो ऐसी किताबें उनकी अलमारियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिल जाएंगी। जो लोग, आज तो पार्टी साहित्य लुप्त हो रहा है, उसके प्रकाशक भी लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि पार्टियां ही कमज़ोर हो गई हैं। और रूस से जो साहित्य आता था पहले की रादुगा प्रकाशन से, आज भी वो ये लगभग अनुपलब्ध जैसा हो गया। लेकिन प्रेमनंदन जी के पास जाइए और पुरानी किताबें, नई किताबें, नए किस्म का साहित्य, हर तरह का साहित्य उनके पास उपलब्ध था। प्रेमनंदन जी का जब पहला कविता संग्रह आया, यही तो चाहते हैं वे, यह कविता संग्रह उनका लोकोदय प्रकाशन से आया था। उनका पहला कविता संग्रह था। इससे पहले वो कई पत्रिकाओं में और कई तरह की पत्रिकाओं में उनकी कविताएं फुटकर रूप से छपती रहती थी, लेकिन एक संग्रह के रूप में वो 2017-18 के दौर में ही आया। इस कविता संग्रह में उन्होंने उस विशेष करके जो 2000 ये हमारा जो आर्थिक उदारीकरण के बाद 2010 के बाद जिस तरह का हमारा भारतीय समाज था, हमारी अर्थव्यवस्था थी, और भूमंडलीकरण अपने एक नए नए रूप में, एक संस्कृति के रूप में स्थापित होता जा रहा था, और आम आदमी की जो जीवन शैली होती, हमारा जो किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग था, गांव थे, शहर थे, जो हमारे खान पान के साधन थे, जो हमारे अध्ययन के साधन थे, और हम लोगों की जो छोटी छोटी गोष्ठियाँ होती थीं, आपसी लोगों के जो आपसी प्रेम संबंध थे, विशेष करके जो भूमंडलीकरण आया, बाजारवाद आया, इसके जो सांस्कृतिक जो दुष्प्रभाव हुए, और जो मानव जीवन पर इसके जो दुष्प्रभाव जो आए, उनको लेकर के प्रेमनंदन ने इस कविता संग्रह में बहुत शानदार बातें कही हैं। इसमें उन्होंने पूरे भूमंडलीकरण का एक प्रकार से उन्होंने पोस्टमार्टम किया है, उसका
क्रिया किया है। इस कविता संग्रह में प्रेम नंदन बस एक सवाल उठाते हैं कि हमारी जो मूल संस्कृति है, जन संस्कृति, उसमें वो खेती में जो नए नए बीज आए, नई नई तकनीक आई, इसका भी वो विरोध करते हैं। मार्केट में जो गांव लुप्त होते जा रहे हैं, किसानों के हल बैल, बखर, गाय, उसके पशु, उसके बाड़े जानवरों के, उसकी गौशालाएं, जो ये एक संस्कृति होती थी जो गांव की, उसके जो बदलाव आए और जो गांव में बड़े बड़ी रोडें निकले, हाईवे निकल गए, उससे हर गांव जो मार्केट में बदल गया और हर आदमी अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके उस मार्केट में जा कर के एक व्यापारी बन कर के बैठ गया। इससे उन्होंने जो तो कई तरह के जो दुष्प्रभाव आए, परिवर्तन आए, और हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसके अंतर्गत जो विसंगतियां पैदा हुई, जो अलगाव पैदा हुए, और अति उत्पादन की जो अवस्था आई, अति उत्पादन को बेचने के लिए जो हमारी निजी कंपनियां, पूंजीपति, कॉरपोरेट ने छल का सहारा लिया, भ्रम का सहारा लिया, धोखे का सहारा लिया और एक विज्ञापन के आड़ में अपने सड़े गड़े और अति उत्पादित माल को बेचने का षड्यंत्र किया, उन चीज़ों पर प्रेमनंदन जी ने बड़े विस्तार से बात किया है। और कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है अलगाववाद, उसका भी इस कविता संग्रह में अच्छा खासा इसका दर्शन देखा जा सकता है। प्रेमनंदन जी की अगले चरण की कविता, विशेष करके जो उन्होंने यही तो चाहते हैं वे, इस कविता संग्रह में जो नव उदारवाद है उसकी पूरी थ्योरी प्रेमनंदन जी ने दी। अब इस थ्योरी के आगे अब समाज में क्या हो रहा है, आम आदमी क्या भुगत रहा है, आम आदमी क्या सोच रहा है, आम आदमी की वस्तु स्थिति क्या हो गई है, उसके अगले कविता संग्रह में, अर्थात जो अभी आया उनका, लगभग यही मैं कहूँगा कि ये कविता संग्रह उनका कि सपने जिंदा हैं अभी, सपने जिंदा हैं अभी, ये कविता संग्रह उनका अभी 2020 में आया है। इस कविता संग्रह में प्रेम नंदन वो उस अवस्था की बात कर रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में बाजारवाद ने स्वयं को हावी कर लिया है। इस देश में आवारा पूंजी लगातार तांडव कर रही है। सत्ता से लेकर के बड़े बड़े संस्थान, विचार और जो जनता की आवाज़ें, मजदूर आंदोलन, सबके सब खत्म हो गए। मीडिया वही दिखा रहा है जो पूंजी चाहती है, सत्ता वही कर रही है जो पूंजीवाद चाहता है। इंसान की उच्च नहीं रह गया, क्योंकि बाजार में मूल्य उसी का होता है जो बिकाऊ होता है। जो बिकाऊ नहीं है वो मूल्यहीन है, और जो मूल्यहीन है उसकी कोई महत्ता नहीं, उसको नष्ट कर दिया जाता है, उसको समाज से बाह्य समझ लिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है। ऐसी स्थितियां आ चुकी हैं। अब ऐसी स्थितियों में आखिर आदमी क्या करे? तो प्रेमनंदन जी की ये भयावह स्थितियों में, ऐसी स्थितियां जब चारों तरफ भय का माहौल है, भूख का माहौल है, लूट का माहौल है, आदमी मूल्यहीन हो चुका है, उसके सपने खाए जा चुके हैं। जो आदमी पैदा होता है पूंजी का गुलाम पैदा होता है, मरेगा तो पूंजी के गुलाम में मरेगा। इस स्थिति से निपटने में, इस स्थिति से निपटने में जो हमारे पास संविधान है, लोकतांत्रिक ताकतें हैं, वो भी आज अक्षम हो चुकी है। इतना व्यापक साम्राज्य हो चुका है। इस व्यापक साम्राज्य का प्रतिरोध तो वो करते हैं और हर आदमी इसका प्रतिरोध करता है, पर लेकिन केवल प्रतिरोध से कुछ नहीं। ये प्रेमनंदन जी का कहना है कि आज चारों तरफ जो फैशनेबल क्रांतियां पैदा हो रही हैं,
कि हम पूंजीवाद के विरोधी, हम इंकलाब और इंकलाब लिखते हैं, कविता में इंकलाब लिखते हैं और बाद में वही जाकर के पूंजीवाद के संयोजक बन जाते हैं। हम साहित्य में भी देखते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी कवि हैं जो उनकी कविताओं को देखिए तो सुबह से शाम तक पूंजीवाद का पुतला फूंकते हैं, और वही लोग जाकर के इस साहित्य आज तक और बहुत बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, जहाँ उनका पैसा लगा है, उनका धन लगा है, उनके आयोजनों में जाते हैं, वहाँ भी जाकर के कविता पाठ करते हैं। पक्षधरताएं एकदम नग्न हो रही हैं। जो साहित्य के क्रांतिकारी बने फिरते हैं वो जाकर के अपनी नग्नता दिखा रहे हैं पूंजी के राज दरबार में। एक किस्म का दरबारी साहित्य निकल पड़ा है, धोखा दे रहा है जनता को, छल दे रहा है। ऐसी चीजों पर प्रेमनंदन इस कविता संग्रह पर प्रहार करते हैं। वो प्रहार उन चीजों पर करते हैं जो चीज विभ्रम है, जो धोखा है, जो हमको साहित्य में भी दिखाया जा रहा है, संस्कृति में भी दिखाया जा रहा है, समाज में भी दिखाया जा रहा है। ये सारे धोखे, सारे विभ्रम पूंजी द्वारा रचित है। तो प्रेमनंदन इस कविता संग्रह में सबसे पहले उन धोखों को निपटाते हैं, धोखों का प्रतिरोध कर, जो भ्रम है उसका प्रतिरोध करते हैं और उसकी वो आलोचना करते हैं। अपनी एक कविता में कहते हैं प्रेमनंदन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जानता हूं कि सागर की लहरों पर चित्र नहीं बनते, मैं जानता हूं कि सागर की लहरों पर चित्र नहीं बनते, बिखरी हुई रेत से घर नहीं बनते, तो हमारे सोचने मात्र से बदलती नहीं दुनिया। यहां पर एक प्रकार की कार्य पद्धति का वो चाह रहे हैं, एक्शन चाह रहे हैं। केवल कह देने से, लिख देने से कुछ नहीं होता। अगर हम कागज में क्रांति लिख देंगे तो समाज में क्रांति नहीं आएगी। आज जो स्थितियां हैं केवल उन्हें कागज पर लिखें और अपनी पक्षधरता को एकदम एक कपड़े की तरह जो बदलते रहें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमनंदन एक एक्शन की बात करते हैं कि केवल कहने भर से काम नहीं चलेगा। अब तो समय केवल एक लड़ने का है, जूझने का है। अगर हम लिख रहे हैं तो ठोस ढंग से लिखें, ऐसी कविता लिखें जो कारगर हो, और हम भी अपने आप को उसके प्रति समर्पित करें। हम लिख तो ये देते हैं क्रांति, और बाद में जाकर के पूंजी के राज दरबार में उसका कसीदा पढ़ते हैं, तो ऐसे से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वो एक्शन की बात करते हैं। एक चूंकि प्रेमनंदन एक्टिविस्ट है और वो जानते हैं कि ऐसा कोई भी बदलाव केवल लिखने से नहीं आता, पढ़ने से नहीं आता, उसके लिए एक्टिविज्म की जरूरत है, लोगों के बीच में जाने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है। प्रेमनंदन इस अर्थ में, मैं बहुत से कवियों को देखता हूँ कि कविताएं आती हैं और वो अपने ही समाज का रोना धोना रोते रहते। ऐसे लगता है कि जैसे समाज में चारों तरफ केवल निराशा, आशा कहीं है ही नहीं। इतना रोना गाना और इतना ज़्यादा यथार्थ का विद्रूप चित्रण होता है। अरे यथार्थ के चित्रण से किसी ने रोका नहीं है, करना चाहिए, लेकिन केवल चित्रण हो और उसका मरसिया गाते रहें, उसका ये दुख रोना रोते रहें, और आशाएं न कहीं हो, कहीं हमारा विश्वास न हो, और हम उस ये विभ्रम को न देख पाएं, अपने आप को जो है पराजित मान लें। विशेष करके जहां पराजय बोध होता है, जो वर्तमान परिस्थितियों से थक करके, हार करके बैठ जाते हैं और फिर उसको वो लिखते हैं, तो वो पराजय बोध के होते हैं। जो व्यक्ति संघर्षों के दौर में भी घायल भी होता है, थकता भी है, हारता भी है, उसे फिर उठ करके खड़ा होना पड़ता है। तो वहाँ पर कविता हमारी आशावाद की मिलती है। जैसे कि धूमिल कहा करते थे, घेराव में फंसे आदमी का क्या है बयान, कि कविता क्या है। तो घेराव में जब आदमी फंसा होता है, उस समय उसकी जो भाषा होती है वही कविता होती है। और जब आदमी घेराव में
फंसा है और वो निराशा की बात करने लगे, वो आत्म पराजित मान ले अपने आप को, और ऐसे हारे हुए लोग कभी भी समाज में आशा का संचार नहीं कर सकते। इस मायने में मैं प्रेम नंदन जी के बारे में कहूँगा कि वे एक आशावादी कवि हैं। उनकी सारी कविताओं में आशावाद ही है। कहीं भी पूरे कविता संग्रह में, जैसा कि मैंने कहा कि ये उत्तर पूंजीवादी अवस्था है, ये वो अवस्था है जब हिंदुस्तान हमारा आवारा पूंजी के दबदबे में है। उस आवारा पूंजी के दौर ये में भी उनके अंदर कहीं भी निराशावाद नहीं है, आशावाद है। ये मैं कई कविताओं में उनकी मैं देख रहा हूँ, और हर कविता में ये उनके इस संग्रह का जो मूल स्थापत्य है, जो प्रतिपाद्य है, वो केवल आशावाद है। एक कविता मैं आपको उनकी सुना रहा हूँ, आप उनके आशावाद को देख लेंगे। भटकते रहे सारी उम्र हमारी खुशियाँ जुटाने में, हमेशा साथ साथ फटी एड़ियाँ और लहू लुहान हाथ। बस इसी एक उम्मीद के सहारे आधे पेट और अधनंगे बदन ही उन्होंने गुजार दी पूरी उम्र कि एक दिन बड़े होकर लगाएंगे मरहम। व्यक्ति आधा पेट, आधी नींद और लहू लुहान देह एक पिता की देह है, किसी की भी देह हो। हम तो समझते हैं कि ये हमारे इस पूंजीवादी दौर की देह है। वो आदमी जो मेहनत कश है, जो मेहनत से कमाता है, वो लहूलुहान हो चुका है, उसका पेट भी खाली है। वो अपने संघर्षों से, केवल इसी आशा से वो जी रहा है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे भी इन जख्मों पर मलहम लगाया जाएगा। वो इसी आशा से जी रहा। आशा लागी रहत तर श्वासा जीव ही कोटि बरीस। ये जो आशा नामक चीज होती है कि आगे चल करके हमें ऐसा प्राप्त होगा, ये जो कल्पना होती है, जो स्वप्न होता है, ये आदमी को जीने की प्रेरणा देते हैं। इसी चीज की चर्चा प्रेम नंदन जी कर रहे हैं। और जहां पर स्वप्न नहीं है तो वहीं पर पराजय है, वहीं पर हार है, और वहीं पर आपका निराशावाद है। जहां भी स्वप्न होते हैं कि ऐसा होगा, और ये जो आशावाद है ये हमारे साहित्य में नया नहीं है। आप कहीं भी उठा लीजिए, आशावादी होता है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में भी है कि सो रहा आशा का संचार। गोपिकाओं का मैंने बताया कि सूरदास जी ने जो कहा कि आशा लागी रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस, कि जब तक आशा है तब तक श्वास चल रही है। उसी तरह आज का है भी प्रेम नंदन भी कह रहे हैं, केवल आशा है कि कभी न कभी बदलाव होगा और हमारे जख्मों को भी भरा जाएगा। उनकी एक कविता मैं और आपको दे रहा हूं, मैं सुना रहा हूं, जो इसी आशावाद की कविता है। विशेष करके जैसा मैंने कहा कि ये कविता संग्रह उनका आशावादी कविता संग्रह है। आशाओं का एक विलक्षण स्थापत्य उन्होंने इस कविता संग्रह में दिया है। उन्होंने समाज की केवल आलोचना जो की है, उस व्यवस्था के जो अंतर विरोधों को जो उघाड़ा है, उनके वो पहले कविता संग्रह में है कि यही तो चाहते हैं वे कौन हैं? वही लोग। आप समझ गए होंगे कि वे कौन है। वही सत्ता, वही पूंजी और उनका गठजोड़। अब वो क्या चाहते हैं, इसको उन्होंने अपने पहले कविता संग्रह में दिखा दिया है। अब उस देखने के बाद में इस समाज की क्या अवस्था होती है, आदमी क्या होता है, आदमी की क्या दुर्दशा होती है, और हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों से, सामाजिक मूल्यों से, हमारे व्यक्तिगत मूल्यों से, मानवीय मूल्यों से किस तरह वंचित किया जाता है। इस चीज के बाद आदमी अगर अपने आप को खत्म नहीं कर लेता, अपने आप में निराशावादी नहीं हो जाता, तो मान लीजिए कि उसके अंदर अभी भी एक संघर्ष है और कोई न कोई सपने उसके अंदर भी जिंदा है। तो प्रेम नंदन इस कविता संग्रह में से, इस भीषण ये दौर में, जो एक अपना ही दौर नहीं है कि केवल भारतीय दौर है, कि प्रेम नंदन के
के जिले का दौर है, फतेहपुर का दौर है, ये समूचे हिंदुस्तान का दौर है और टोटल विश्व का दौर है। आज पूरे विश्व पर ये शक्तियां हावी। एक व्यापारी अमेरिका से दवा की खोज करता है, एक महामारी आती है और उसकी दवा बनाने के नाम पर बड़े बड़े पूंजीपति विश्व के एकत्र होते हैं, अपनी अपनी दवा निकालते हैं, बेचते हैं, लगाते हैं, उसका असर नहीं आता, व्यापार है, चल रहा है। आखिर वो दवा सरकार क्यों नहीं निकाल पा रही? सारी व्यवस्था उन्हीं की उसमें क्यों जा रही है? केवल निजी क्षेत्र ही वो दवाएं उत्पन्न कर रहा है, वही पैदा कर रहा है। आज एक शेयर मार्केट न्यूयॉर्क का गिरता है, असर आकर के भारत में पड़ता है, क्योंकि सारा विश्व एक ये मार्केट बन चुका है। उसी का नाम है भूमंडलीकरण, कि पूरा विश्व मार्केट है और हर आदमी एक खरीदार है। और ये हमारा मोबाइल है, आदमी उसको लेकर के जो घूम रहा है, ये पूरे मार्केट को लेकर के घूम रहा है। क्या लेना है, कब लेना है, उसी में लगा हुआ है। कविता भी बेची जा रही है, आलोचना भी बेची जा रही है, कवि भी बिक रहे हैं और खबर भी बिक रही है। अगर खबर में तड़का नहीं है, टीआरपी नहीं है, तो वो नहीं चलेगी। ऐसी खबर जो जनता की है, उसके आक्रोश की है, उसके हित की है, उसकी संस्कृति की है, तो वो नहीं रहेगी, क्योंकि वो बिकती नहीं है। ये दौर पूरे विश्व का दौर है। और ऐसे समय में अगर वो सपनों की बात करते हैं, जिंदा रहने की बात करते हैं, तो एक पाठक को बहुत बड़ी सांत्वना देते हैं कि वो कभी खुद भी निराशावादी नहीं है और पाठक को भी निराशावाद के अवसाद से अलग करना चाहता है। देखिए, एक कविता मैं उनकी सुनाता हूँ ताकि उनका आशावाद आपकी समझ में आए। मर नहीं गए हैं सब सपने, कुछ सपने जिंदा हैं अभी। एक पेड़ ने देखे थे जो सपने, कि हर आंगन में हरियाली फैलाने के, उसके कट जाने के बाद भी जिंदा है वे अभी उसकी कटी हुई जड़ों में। एक पेड़ को काट दिया गया, लेकिन अभी भी उसकी जड़ जो है अंकुरित हो रही है, फूट रही है, क्योंकि उसके सपने जिंदा है। ये आशावाद है कि एक वृक्ष को काट दिया गया, उसके बावजूद भी वो नष्ट नहीं हुआ। इसी तरह आगे कहते हैं, एक कवि ने देखे थे जो सपने, सामाजिक समरसता के, आडंबर पाखंड जात पात छुआछूत से मुक्त समाज के, उसके मार दिए जाने के बाद भी जिंदा हैं अभी वे उसकी रचनाओं में। एक कवि जो एक अच्छा समाज बनाना चाहता है, शोषण मुक्त समाज बनाना चाहता है, समरसता पूर्ण समाज ये बनाना चाहता है, समानता का समाज बनाना चाहता है, उसको मार दिया जाता है, लेकिन मरने के बाद भी उसके सपने उसकी रचनाओं में जिंदा है। यही चीज़ को प्रेमनंदन जी कहना चाहते हैं कि जो भी सपने हैं, अगर उनकी रचनाओं में जिंदा हैं, तो कहीं ना कहीं वो जा करके आग लगाएंगे। प्रेमनंदन जी का ये जो आशावाद है, ये उनकी ऐसा नहीं कि ये किसी जो तो केवल एक ही मतलब रूटीन को लेकर के चलते हैं कि हर कविता में आशावाद आशावाद, बस ये दो चार समय की आलोचना और उसके बाद आशावाद का विस्तार, ऐसा नहीं। प्रेमनंदन इस उत्तर पूंजीवादी युग के सबसे बड़े छल भ्रम का चित्रण भी करते हैं, और यह भ्रम आस्था एक अनास्था के रूप में आया है। पहली बात, वो तो साफ साफ कहते हैं कि पूंजी दो तरह के कार्य करती है। पहला है कि यथार्थ को, सच्चाई को छिपाती है। दूसरा, सृजन करती है, अर्थात सच्चाई को ढक लेती है,
उसके बाद उसके स्थान पर एक झूठ को सृजित करती है। जो देखने वाला है, अर्थात जो हम लोग हैं, आम आदमी है, वो सच्चाई को नहीं देख पाता, मिथ्या को देखता है, अध्यास को देखता है, भ्रम को देखता है। और ये पूंजी ने किया है क्योंकि उसको अपना जो है तो माल बेचना है, सामान, ये उत्पाद बेचना है। घटिया से घटिया उत्पाद भी विज्ञापन के छल के आवरण में बेचे जा रहे हैं। प्रेमानंदन इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। वो इस संग्रह की कई कविताओं में भ्रम और यथार्थ की बात करते हैं और वो समझाते हैं कि आज के समाज में ये निर्णय करना कठिन हो गया है कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, असली कविता क्या है, नकली कविता क्या है। और इस भ्रम पर वो बार बार बात करते हैं। वो कहते हैं, सहज नहीं होता कि पूरी निष्पक्षता से अपने आप को कागज पर अंकित करके उससे सार्वजनिक करना। यह सहज नहीं होता कि पूरी निष्पक्षता के साथ अपने आप को मैं कागज में अंकित करूं और उसके बाद मैं उससे सबको के सामने खोल करके रख दूं। सार्वजनिक नहीं होना चाहता कोई पूरी निष्पक्षता से। कोई नहीं चाहता कि लोग उसके भीतरी और बाहरी चेहरों को देखे एक साथ। आदमी का भीतरी चेहरे की चर्चा करते हैं, बाहरी चेहरे की चर्चा करते हैं। वही चीज जो मैं लेखन से जुड़ी आपको बता रहा था कि आज वो कविता में क्रांति लिख रहे हैं और शायन को जा करके पूंजीपतियों के राज दरबार में अपनी कविताओं का एक पाठ करते हैं और उनकी शान में कसीदे लिखते हैं। प्रेमानंदन जी ने यहाँ साफ कहा है कि इस पूंजी ने आदमी के व्यक्तित्व को भी विकृत कर दिया, दोहरे चरित्र का बना दिया। और ये हमारे भारत के मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है। आखिरकार मध्यम वर्ग जो अपनी शान और शौकत अभिजात रखना चाहता है, लेकिन वो जी रहा है एक सर्वहारा का जीवन। तो वैसा जो मध्यम वर्ग है, दो चेहरों के साथ वो जी रहा है। एक उसकी जो असलियत है, अर्थात एक सर्वहारा होना, जो वो खोखलापन उसके अंदर का है, उस वो खोखलापन को ढकना चाहता है और वो ढकना चाहता है अभिजात आदतों को ओढ़ करके। तो आदमी के अंदर भी एक अलग आदमी पैदा कर दिया गया है। वो जैसे कि निदा फाजली साहब ने कहा था, आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। इस तरह जो प्रेमानंदन जी हैं, भ्रम और यथार्थ को लेकर के अपनी कई कविताओं में इस सवाल को उठाते हैं। यहाँ तक कि वो कविता को लेकर के भी, मतलब आदमी की ईमानदारी को लेकर के, कविता को लेकर के उन्होंने जो तो बहुत अच्छा, उन्होंने एक जगह एक नेता का एक बयान दिया है। आप इसको लोकतंत्र के प्रति अनास्था भी कह सकते हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र में भ्रम और यथार्थ के बहुत से उदाहरण हैं और सबसे बड़ा जो हो तो केंद्र भ्रम और यथार्थ का आपका लोकतंत्र ही है। और इसी भ्रम के कारण, छल के कारण, धोखे के कारण इसके प्रति आज का कवि अनास्था व्यक्त करता है। और प्रेम नंदन में वहां भी एक अनास्था है लोकतंत्र के प्रति, इसी भ्रम के कारण। उसके बारे में प्रेमानंद जी कहते हैं कि मैं आपको ईमानदार नहीं कह सकता, लेकिन बेईमानी कितनी सफाई से करता हूं मैं कि सामने वाला वाह वाह करते हुए करने लगे आह आह। मैं आपको सत्यवादी भी नहीं कहता, लेकिन झूठ को सच से भी ज़्यादा ताकतवर बनाने की कला में मुझसे बौने हैं आप। एक ये नेता का बयान है कि मैं सत्यवादी नहीं कहता, लेकिन मैं आपसे भी ज़्यादा झूठ को सच्चाई से भी ज़्यादा मैं ताकतवर बना देता हूँ। ये प्रेमानंदन जी की बात है। उन्होंने ऐसे ही भ्रम और यथार्थ को लेकर के उन्होंने हिंदी कविता की जो रीति है, जो परंपरा है, जो समकालीनता है, उस पर भी उन्होंने चोट किया। कि जैसा कि मैंने कहा कि प्रेमानंदन जी एक आशावाद को लेकर के आगे चलते हैं
और जो पूंजीवाद का सांस्कृतिक भ्रम है, आर्थिक भ्रम है, उसका जो विकासवादी विभ्रम है, उन सारे चेहरों को बेनकाब करते हैं, विशेष करके लोकतंत्र को लेकर के, रचनात्मकता को लेकर के, संस्कृति को लेकर के और समाज को लेकर के, और हर उस पहलू पर जाकर के प्रहार करते हैं जो मानव जीवन से और लोक जीवन से बड़े गहरे तक जुड़ा हुआ है। उनकी एक कविता है, इस बीहड़ समय में गोलमोल शब्दों की चाशनी बनाकर क्रांति की बातें मत करो साथी। यदि शब्दों को तोड़ करके ही होनी होती क्रांति तो अब तक ये दुनिया इधर से उधर हो गई होती। क्रांति वर्तमान का सबसे बहुरूपिया शब्द है, जिसकी ओट में ना जाने कितने लोग क्रांतिकारी बने फिरते हैं। यह एक प्रकार का तंज है उन कवियों पर जो क्रांति क्रांति चिल्लाते हैं और एक्शन नहीं लेते, कार्यवाही नहीं करते। ये प्रेम नंदन जी का एक प्रकार का व्यंग ही है, इसे हम व्यंग ही कहें। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे अपनी कविता की परंपरा पर उन्होंने, कवियों पर उन्होंने ये मतलब व्यंग किया, इसी प्रकार से वो लोकतंत्र में भी करते हैं। वहाँ वर्ग के बिखराव से प्रेमनंदन आक्रोशित है। वर्ग का मतलब कि जिस वर्ग के कंधे पर दरमोदार था कि आपको इस समाज में बदलाव लाने के लिए नेतृत्व की भूमिका निभानी है, अग्रणी भूमिका निभानी है, और जिनका ये उत्तरदायित्व था कि हजारों अनपढ़ मजदूर, मध्यम वर्ग, गरीबों को लेकर के विचारधारा से शिक्षित करने का, उन लोगों ने लोकतंत्र में जो हमारे प्रतिनिधि होकर के उन लोगों ने जो इन लोगों को जाति में, धर्म के बहुत से खांचों में जाकर के बांट दिया। इससे वो दुखी हैं। इससे जो वर्गीय चेतना है उसका ह्रास हुआ, और उसका फायदा किसको हुआ? उसका फायदा हुआ उन ताकतों को जो इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर, सत्ता पर, जनता के हिस्से पर काबिज होना चाहते हैं। प्रेमचंद जी ने कहा है, एक जिंदा आदमी मात्र एक वोट है, एक मुर्दा आदमी पूरा वोट बैंक है। जिंदा आदमी एक वोट है, उस आदमी को मार दीजिए, उसके पीछे उसकी जाति है, उसका धर्म है और उसके मुद्दे हैं, और वो पूरा एक वोट बैंक आपका बन सकता है, लेकिन तब जब वो मारा जाएगा। ये विडंबना है लोकतंत्र की, और इसी चीज की वो चर्चा करते हैं अपनी एक कविता में। और वो कहते हैं कि दलित मतदाता, मुस्लिम मतदाता, पिछड़ा मतदाता, अगड़ा मतदाता, अल्पसंख्यक मतदाता, बहुसंख्यक मतदाता, दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, अगड़ा वोट बैंक, अल्पसंख्यक वोट बैंक, बहुसंख्यक वोट बैंक, गोया यहाँ आदमी एक भी नहीं, सभी मतदाता हैं, एक कोई देश नहीं, ये केवल एक वोट बैंक। इस राजनीति ने इस जाति और समाज में बुरी तरह बटे हुए इस राजनीति को जानबूझ करके बांटा गया है, और इन लोगों ने बाजार को इस देश की जड़ों तक सींचने के लिए, बाजार को स्थायी बनाए रखने के लिए, अकाट्य बनाए रखने के लिए ऐसी थ्योरियाँ आई, सैद्धांतिकता आई कि समाज में जाति के भीतर जात, वर्ग के भीतर वर्ग, और कोई भी जो तो वर्ग चेतना की बात न करे, सामूहिक चेतना की बात न करे, अपने शोषण की बात न करे, अपने सामंतवाद की बात न करे, और तो और यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा अस्मिताएं हो गई हैं कि हमारा जो पुराना समय है कि हम कि एक समय हम जो विश्व गुरु थे, जो हमारे पुराण हैं बहुत अच्छे हैं, हमारे वेद हैं बहुत अच्छे हैं, हमें उस युग की जीवन शैली में जाना चाहिए। ऐसे भी समर्थकों का एक
जो आ गया है आपका वर्ग, और उनको भी अस्मितावाद की संज्ञा देने की कोशिश हो रही है। जो लोग विदेश में रह करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कहानियाँ लिख रहे हैं, उनको हिंदुस्तानी जनजीवन से, समाज से कोई मतलब नहीं। वो लोग भी जो कहानियाँ लिख करके अपने हिसाब से जो हिंदुस्तानी समाज के ऊपर और आकर के एक अस्मिता के रूप में साहित्य में आ रहे हैं, और उसका नाम दिया जा रहा है प्रवासी साहित्य। अभिजात वर्ग को और उसकी संस्कृति को, उसकी संवेदना को, उसकी रचनाशीलता को, इसको मैं रचनाशीलता नहीं कहूँगा, अभिजात संस्कृति कहूँगा। वो संस्कृति जो भारत के लोक में, जन में, गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में बची हुई है। साहित्य का जो आज तक की मुख्य धारा रही है, उसको अपदस्थ करने के लिए पूंजी ने इतने ज़्यादा बहुरूपीय उतार दिए हैं, जो आपके ही देश में, आपके ही बीच में आकर के आपके साथ छल कर रहे हैं, आपकी ही विचारधारा की हत्या कर रहे हैं। इस कविता संग्रह में कि सपने भी जिंदा हैं, प्रेमनंदन इन्हीं शक्तियों के ऊपर प्रहार करते हैं, सपनों की बात करते हैं, आशा की बात करते हैं, और ऐसे छल और धोखे को उघाड़ने की बात करते हैं। भाई प्रेमनंदन का ये कविता संग्रह अंत में एक छोटी सी क्रांति के साथ, जैसे कि बादल को हमारे यहाँ ऐसा माना गया है कि जब आदमी ताप में अधिक मतलब पीड़ित होता है, या खेद में होता है, या उसके पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, या उसको दुख होता है, तो आकर के बादल बारिश करता है। बादल हमेशा क्रांति का प्रतीक रहा। सूर्यकांत पाठी निराला जी का बादल राग, सूर्यकांत निराला जी हमारे पहले लोकधर्मी कवि थे। उनको मैं लोकधर्मी कविता का एक जो आधुनिक काल का पहला कवि मानता हूँ। उनकी बादल राग कविता में कि झूम झूम मृज गरज गन घोर, राग अमर अंबर में भर निजरोर, उसमें भी जब लास्ट में कविता आती है कि तुझे बुलाता कृषक अधीर, मतलब इस तरह के वीर आ बरसों बरसों, इस तरह की बातें होती है। उसमें किसान उसको बुलाता है, स्त्री उसको बुलाती है, मजदूर उस बादल को बुलाता है। इसी तरह प्रेमनंदन जी ने भी इस कविता के आरंभ में ही, अपनी शायद पहली कविता से ही, उन्होंने बादल पर एक कविता लिखी है। उसको सुनना चाहिए, और उसके बाद मैं अपने वक्तव्य का समापन करूँगा। कुछ ऐसे बरसों बादल की, सभी के दिलों से नफरतें घुल जाएं, बंद है प्रेम के जो पट वे सभी खुल जाएं। कुछ ऐसे बरसों बादल की, दोस्त दुश्मन सभी आपस में मिल जाएं, चेहरे मुस्कुराएं, खुशियों से खिलखिलाएं, ऐसे बरसों बादल कि सबके चेहरे खिल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।